प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर चारुशीला सिंह पंचवटी भाग 2 के साथ आपके समक्ष। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पंचवटी भाग 1 पढ़ा था। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। परिचय के साथ साथ हमने कुछ अंश पढ़े थे। हमने परिचय में जाना था कि मैथिली शरण गुप्त जी की जो विशेषताएं हैं, उनके काव्य की, जो सृजन का उनके आधार है, जिस भाव भूमि पर उन्होंने सृजन किया है, तो क्या दिया उन्होंने हिंदी साहित्य को, इसको हमने जाना। उनके संक्षिप्त परिचय से हम और आप परिचित हुए। हमने ये भी जाना कि वो वंश परंपरा से ये कविताई उन्हें मिली हुई थी और उन्होंने अपने पिता के आशीष को, सुकवि होने के आशीष को सत्य किया और राष्ट्र कवि की उपाधि से आप विभूषित हुए थे। आपके बहुचर्चित खंड काव्य पंचवटी के कुछ अंशों को हमने पढ़ा था। आइए पुनः चलते हैं उसी भावभूमि पर, उसी राम के उस निवास स्थल की ओर जहां वो वनवास के दिनों में रहे थे, जो राम की उपस्थिति से अभिराम हो गया और उसका जो वर्णन है कवि के शब्दों में, जिसको हमने और आपने जिया पिछली कक्षा में। आइए पुनः उसी भावभूमि पर चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, शेष अंश से परिचित होते हैं। हमने यहाँ तक पढ़ा था कि एक पत्तों की कुटी बनी हुई है, उसके समक्ष, उसके सम्मुख एक शिला पर लक्ष्मण बैठे हैं। कैसे? प्रहरी बनकर वो सुरक्षा में बैठे हैं और वहां के पर्यावरण का वर्णन है। वहां कैसी चांदनी छिटकी हुई थी, प्राकृतिक सौंदर्य का, और पहरा देते हुए लक्ष्मण कैसे कवि को लग रहे हैं, यहां तक हमने और आपने पढ़ा था। आइए पुनः आगे चलते हैं। पाठ के परिचय से भी आप पिछले अंश में परिचित हो चुके थे कि भाषा हमारी और आपकी चिर परिचित है और छंद जो है मात्रिक है। सारी चीजें लगभग आप जान चुके हैं और अब हम सीधे सीधे चलते हैं पाठ के मूल भाव की ओर। मूल भाव अर्थात सार, केंद्रीय भाव, प्रधान भाव। आपने इसके पहले भी इसको पढ़ा, लेकिन तब सिर्फ उन अंशों के बारे में मैंने यहाँ पर आपके समक्ष कुछ पंक्तियों में सार रखा था जो हमने पढ़ा था। आज जो सार रूप में आपके समक्ष हैं, ये उन अंशों के हैं जो आज आप और हमें पढ़ने हैं। तो देखिए, आज हम शुरुआत कहाँ से करेंगे। ध्यान दें, कुटिया में स्थित अनुपम धन की महानता का वर्णन है। इसी भाव को विस्तार से आगे हम पढ़ेंगे अभी पंचवटी में प्रवेश करके। वैसे हम और आप प्रवेश कर चुके हैं, विषय बहुत आसान है, चिर परिचित है, हमारे आराध्य से जुड़ा हुआ है, हमारे ऐतिहासिक प्रसंग हैं, तो ये किसी न किसी रूप में हमारे और आपके मन मानस को प्रभावित करते रहे हैं और इनका श्रवण भी किसी न किसी रूप में हमने और आपने किया है। बस आज एक व्यवस्थित ढंग से कवि के शब्दों में इन भावों को जान रहे हैं। जब और आगे बढ़ेंगे तो अगले अंश में हम देखेंगे कि पंचवटी में जो चांदनी फैली हुई है दूर तक, उसका वर्णन कवि ने किया है। उसके सौंदर्य से हम और आप परिचित होंगे। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो प्राकृतिक शोभा का वर्णन है वहां के। फिर आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि लक्ष्मण जी प्रकृति के रूप और व्यवहार के बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके मनोभावों को भी व्यक्त किया गया है। फिर आगे देखिए, घर लौटने की प्रसन्नता का वर्णन है। तो यहाँ लक्ष्मण जी सब सोच रहे हैं, क्योंकि आपने यही पढ़ा है कि कुटिया तो बंद है, रात्रि का प्रहर है और चांदनी छिटकी हुई है। उस समय लक्ष्मण ही हैं जो वहाँ उस निर्जन में दिख रहे हैं और उनके मनोभाव जो है वो हम आप किसी न किसी रूप में पढ़ेंगे। तो वो जो प्रसन्नता का भाव मन में ही उठ रहा है, क्योंकि अवधि पूर्ण होने वाली है। उसके बाद जो अंतिम अंश हमारे और आपके समक्ष होगा, उसमें लक्ष्मण के मनोभावों का चित्रण है, जो राम को लेकर उनके मनोभाव हैं कि जब हम अयोध्या पहुंच जाएंगे तो भगवान श्री राम जो हैं वो राज्य कार्य में लग जाएंगे, व्यस्त हो जाएंगे और फिर हमारे प्रति उनके क्या मनोभाव होंगे वो हमें भूल जाएंगे और तरह तरह के मन में जो उथल पुथल हैं, उन्हीं भावों का विस्तार है। आइए अविलंब अब चलें उन्हीं पंक्तियों की ओर जहां से आज हमें अध्ययन शुरू करना है। पंचवटी, ये देखिए हमने 3 पढ़ लिया था और चौथे भाग से आज हमें शुरुआत करनी है। पंक्तियां आपके समक्ष हैं और सबसे पहला काम जो हमारा होता है वो होता है पाठ का।
आपने इन पंक्तियों के इस पाठ के परिचय में भी पढ़ा था कि ये चित्रात्मक है और ये गेय है। चित्रात्मक अर्थात जब हम इनको पढ़ रहे हैं, इसकी व्याख्या में हम और आप उतर रहे हैं, इसके मर्म को समझ रहे हैं, तो निसंदेह ऐसा लग रहा है जैसे पंचवटी का वो सौंदर्य, वो लक्ष्मण का वो स्वरूप, वो छिटकी हुई चांदनी हमें दिख रही हो, ऐसे हमारे आंखों के सामने वो साकार हो उठ रहे हैं। ये चित्रात्मक वर्णन है और जो सजीवता है वो हम और आप महसूस कर रहे हैं, और जो गेयता है वो पाठ के माध्यम से हम जानते हैं। हमने पिछले भी अंश में जाना था, पढ़ा था। आइए सबसे पहले काम पाठ। आप जान रहे हैं पाठ 2 से 3 बार अवश्य करने चाहिए, ये बहुत ही आवश्यक है। तो सबसे पहले मैं पाठ करती हूँ उस गीतात्मकता के साथ जो परिचय में हमने पढ़ा। मर्त्यलोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, 3 लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी। विजन देश है निशाशेष है, निशाचरी माया ठहरी। ये वो गीतात्मकता है जिसका आपने बार बार जिसको लिखा हुआ और पढ़ा हुआ देखा, जो परिचय में आपको बताया गया कि ये पंक्तियां हैं वो गेय हैं। इसमें जो गेयता थी आपने अभी सुना और महसूस किया। आप परिचित भी हैं इसके माधुर्य से, आप जानते हैं कि यही काव्य के वो सौंदर्य हैं जो हमारे और आपके मन मानस को बांधते हैं। आइए, पाठ बहुत बड़ा है इसलिए अविलंब अब इन पंक्तियों में निहित अर्थों की ओर चलते हैं और देखते हैं कि कवि ने क्या कहा है। क्योंकि यहाँ तक बात हो चुकी कि उस कुटी में आखिर क्या है, अब देखिए उस कुटी में जो धन है उसके बारे में कवि बता रहे हैं। क्या है? मर्त्यलोक मालिन्य मेटने। मृत्युलोक, मर्त्यलोक मतलब जो ये मृत्युलोक है, और मालिन्य मतलब होता है दोष पाप कमियां, मेटने मतलब समाप्त करने। स्वामी संग जो आई है कि जो मृत्युलोक कि मलिनता को, उसके दुख को, उसके कष्ट को, उसके पाप को मिटाने आई है। कैसे? स्वामी संग जो आई है, जो अपने पति के साथ, अपने स्वामी के साथ जो आई है वो कौन है? आगे देखिए, 3 लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। वो कौन है? वो सीता हैं जो तीनों लोकों की लक्ष्मी हैं, श्री हैं, और आज उस लक्ष्मी ने इस कुटी को अपनाया है। देखिए कैसे अद्भुत भाव है बच्चों कि जो स्वयं तीनों लोकों की लक्ष्मी हैं, आज वो इस पत्ते की कुटी में निवास करने आई हैं। लेकिन क्यों? कुछ मर्म इसके बारे में समझिए कि वो पत्तों की कुटी में क्यों आई। जो तीनों लोकों की लक्ष्मी स्वयं है, साक्षात सीता, वो अपने पति के साथ क्यों यहाँ आई हैं? क्योंकि वो मृत्युलोक की मलिनता को, उसके पाप को, उसके कष्ट को, उसके दुख को दूर करना चाहती हैं, इसलिए आज यहाँ वो निवास करने आई हैं, इस कुटी में है। तो ये कितना कीमती हो गया। वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी। प्रश्नवाचक देखें कि कवि कहते हैं कि जब ये वीर, अब रघुवंश की बात हुई, किस वंश से है? रघुवंश। एक से एक कहां आज कहां रघु, ऐसे ऐसे प्रतापी राजा हुए। तो कवि कहते हैं कि जब ये वीर वंश की लाज हैं, आप जानते हैं कि जब स्त्री की बात होती है तो लज्जा, करुणा, दया, ममता, ये भाव स्वाभाविकता से, क्योंकि जब एक स्त्री की सर्जना होती है तो निसंदेह कुछ अधिक भाव ये जो होता है उस जिस मिट्टी से ईश्वर उनके सृजन करते हैं, वैसे तो ये खुद स्वामी की बात यहाँ हो रही है, तो ये भाव कुछ अधिक मात्रा में पिरो दिए जाते हैं। और यहाँ कहा जा रहा है, और स्त्री को लाज की प्रतीक भी है वो, और ये जो लज्जाशीलता है ये गुण है स्त्रीत्व का। तो यहाँ कवि संबोधित कर रहे हैं कि वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी। कि जब यही वीर वंश की लाज है, यही उस कुल की हैं, तो फिर क्या वीर को प्रहरी नहीं होना चाहिए? निसंदेह उनके संरक्षण के लिए एक वीर को ही प्रहरी होना पड़ेगा, पहरा देना पड़ेगा, पहरेदार बनना पड़ेगा, क्योंकि ये किस कुल की मर्यादा है? वीर वंश की। आगे देखें, विजन देश है निशा शेष है। अब ध्यान दें, विजन मतलब लोगों से रहित, कि वो जो जहां की बात हो रही है पंचवटी की,
तो कवि देख रहे हैं, क्योंकि वो रात्रि का प्रहर है। आप सब जानते हैं कि जो रात्रि है वो विश्राम के लिए बनती, हम सभी सो जाते हैं, सब आराम करते हैं अगले दिन नई ऊर्जा के साथ उठने के लिए और सारे दिन के अपने थकान को दूर करने के लिए। तो कवि कह रहे हैं कि विजन देश है, कि वो जो जगह है, वो जो देश है, वो लोगों से रहित है, विजन है, वहां कोई जन नहीं दिख रहे हैं, निशा शेष है। और जो रात्रि है, निशा मतलब रात और शेष मतलब बचा हुआ, जो रात्रि है अभी बहुत ज्यादा बची हुई है, निशाचरी माया ठहरी। और जो निशाचरी माया ठहरी, निशाचर मतलब जो आसुरी शक्तियां होती हैं वो रात्रि में ही वो घूमती रहती हैं चारों तरफ। तो कवि कहते हैं, और वो मायावी भी होते हैं निशाचर। तो कवि कह रहे हैं कि इसलिए पहरा देना पड़ रहा है कि वो जो देश है वो कैसा है, लोग वहां नहीं हैं, निर्जन है, और रात्रि अभी बहुत ज्यादा बची है, निशाचरी माया ठहरी। और जो आसुरी शक्तियां हैं, जो मायावी हैं, वो रात्रि में ही घूमती हैं। तो कभी भी कोई भी समस्या आ सकती है, इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए प्रहरी के रूप में लक्ष्मण जग रहे हैं। आइए और आगे बढ़ते हैं, ध्यान दें। क्या अब ये बच्चों देखिए, आपने पाठ का तरीका सीख लिया है, तो आप अब स्वयं करिएगा, कुछ कुछ मैं कर दूंगी। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। प्रश्नवाचक है, देखिए। बंद नहीं अब भी होते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। अब देखिए कवि क्या कहना चाह रहे हैं, इन पंक्तियों में उतरते हैं। अब वहां जो छिटकी हुई चांदनी है, जो दूर दूर तक फैली हुई है, उसको लेकर कवि कहते हैं क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह। कहाँ की? जो पंचवटी में, क्योंकि रात्रि का वर्णन है, चांदनी छिटकी हुई है, तो कहते हैं कि ये जो चांदनी है वो कैसी है, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह। ये जो चांदनी है ये स्वच्छ है, यानी निर्मल है क्या ही निस्तब्ध निशा। और जो रात्रि है, निशा कैसी है, और वैसे भी निशा का ये गुण है, ये विशेषता है कि सब कुछ रुक गया होता है, लेकिन एक चीज चलता रहता है, जो आगे अभी अगली पंक्तियों में आप महसूस करेंगे। हम सभी रुक जाते हैं, लेकिन अभी आपने इसके पहले भी पढ़ा कि आसुरी शक्तियां घूमती रहती हैं। और आगे पंक्तियों में भी देखिए वो क्या बताना चाह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि स्वच्छ चांदनी जो है वो चारों तरफ फैली है, और जो निशा है अर्थात रात्रि है वो कैसी है, बिल्कुल शांत, निस्तब्ध, कहीं कोई भी आवाज, कोई भी शोर नहीं है स्वच्छंद सुमंद गंध वह। और हर तरफ सुमंद यानी धीरे धीरे एक गंध भी है, जो स्वच्छंद होकर जो पवन है वो बह रहा है। निरानंद है कौन दिशा। और इस तरह के सुंदर रमणीय वातावरण में, जहां स्वयं तीनों लोगों की लक्ष्मी आ गई हैं और जहां सुरक्षा में लक्ष्मण बैठे हैं प्रहरी के रूप में, आप बताइए कि ऐसे माहौल में निरानंद है कौन दिशा। पूछते क्या कोई ऐसी दिशा है जो आनंदित न हो, यानी सब आनंद में झूम रहे हैं। वो जगह भी धन्य हो गई है कि आज यहाँ ऐसा अनुपम धन आज यहाँ विराजमान है। आज क्या मिल गया है उस धरा को। लेकिन देखें सब चुपचाप है, स्तब्ध हैं, बंद नहीं अब भी होते हैं नियति नटी के कार्यकलाप। पर कवि कहते हैं सब कुछ तो चुपचाप चल रहा है, लेकिन नियति नटी जो ये प्रकृति है वो क्या है, ये नियति रूपी जो नटी है वो अपने कार्यकलाप करती ही रहती है। लेकिन कैसे? पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप वो अपने कार्य कर रही है। लेकिन किस तरह? एकांत भाव से। वो सब कुछ शांत है, कहीं कोई शोरगुल नहीं है, लेकिन उस एकांत में भी वो चुपचाप धीरे धीरे अपने कार्य कर रही है। कैसे? कितने शांत और चुपचाप, धीरे चुपचाप होकर उसके जो कार्यकलाप वो ठहरते नहीं हैं, वो हर प्रहर में अपने कार्य को करती ही रहती है। आइए और आगे बढ़ते हैं बच्चों, और देखते हैं अगली पंक्तियों में एक अद्भुत सौंदर्य अभी आप महसूस करेंगे। और निसंदेह प्रभात के इस अनुपम, इस रमणीय, अविस्मरणीय सौंदर्य को आप इन पंक्तियों से अपने मन मानस में उतरते हुए अवश्य ही महसूस करेंगे। जब भी मैंने इन पंक्तियों को पढ़ा है, जैसे कहीं खो ही जाती हूं कि कितना अद्भुत सौंदर्य कवि ने भर दिया है।
और कितना अच्छा वर्णन उन्होंने कर दिया है। बहुत सीधी सी बात है, लेकिन आपने गद्य और पद्य को पढ़ते हुए, इतिहास पढ़ते हुए भी जाना था गद्य और पद्य के अंतर को, और आपने ये जाना था कि जो पद्य होता है वो अपनी बात जब पहुंचाता है, क्योंकि उसमें सुंदर भाव पिरोने के लिए काव्य सौंदर्य के तत्वों का योगदान होता है, तो अपनी बात को बहुत ही मोहक ढंग से, बहुत ही प्रभावपूर्ण ढंग से कवि सामने वाले तक पहुंचा देता है। बात सीधी होती है, लेकिन अलंकारों के प्रयोग से, रसों के प्रयोग से, छंदों के प्रयोग से वो ऐसी मनहर हो जाती है, ऐसी मोहक हो जाती है, ऐसी रमणीय हो जाती है कि वो हमारे लिए अविस्मरणीय हो जाती है। आइए देखें, बहुत अच्छी पंक्तियां हैं, चलिए देखते हैं। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है। यहाँ कवि ने प्रकृति का एक ऐसा मानवीकरण कर दिया है, मानवीकरण अर्थात प्रकृति को उन्होंने मानव बना दिया, एक मनुष्य के रूप में जब चित्रित कर दिया गया, तो अब देखिए वो क्या सौंदर्य वर्णित कर रहे हैं, कि क्या वसुंधरा कर रही है, क्या प्रभात कर रहा है, बड़ा ही रमणीय वर्णन है, मेरे मन मानस को ये बहुत बांधता है। आइए आप भी देखें। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। कवि कहते हैं कि जब हम आप सभी सो जाते हैं तो वसुंधरा अर्थात पृथ्वी, ये हमारी माँ भी है, तो जब उसकी सभी संतानें सो जाती हैं, किसकी, इस वसुंधरा की, इस माँ की, तो वो क्या करती है, बिखेर देती है मोती सबके सोने पर। जब सब सो जाते हैं तो ये पृथ्वी, ये वसुंधरा, ये हमारी माँ, ये हमारी जननी, सबके सो जाने पर हर तरफ मोती बिखेर देती है, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। और जो मोतियां वसुंधरा बिखेरती है उसके कण के रूप में, सौंदर्य के रूप में, नक्षत्रों के रूप में जो ऊपर से प्रतिबिंबित होते हैं धरा पे, तो क्या होता है कि ये तो मोती सबके सोने पर बिखेर देती हैं उसकी बूंदों की बात, और रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। और जब सुबह सूर्योदय होता है, जब सूर्य उदित होते हैं, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा, तो वो सारे मोतियों को बटोर लेना यानी इकट्ठा कर लेते हैं, ले लेते हैं, क्योंकि जब वो तपिश सूर्य की धरा पर पड़ती है तो आप जानते हैं कि वो जो उसके कण होते हैं वो खो जाते हैं, फिर वो हमें आपको नहीं दिखाई देते। तो क्या है, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। नक्षत्र भी छुप जाते हैं, ये मोती भी गायब हो जाते हैं, और कौन दिखने लगता है, सूर्य दिखते हैं। तो अब देखिए कवि की कल्पना, उन्होंने कहा जब सब सो जाते हैं तो वसुंधरा मोती बटोर ऐसे छिटका देती है, बिखेर देती है, और जब सूर्योदय होता है तो सूर्य क्या करते हैं, उन मोतियों को समेट लेते हैं, और करते क्या है उन मोतियों का, और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, और उन मोतियों को वो सांझ को, संध्या को देते हैं, क्योंकि वही उनको विश्राम देती है। शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है। और वो क्या करती है उन मोतियों से, सांझ संध्या क्या करती है, अपने श्याम तन को, अपने शरीर को वो सजाती है, संवारती है, उससे उसका एक नया सौंदर्य, एक मोहक सौंदर्य, एक अनुपम सौंदर्य हमारे समक्ष आता है। एक अद्भुत वर्णन कवि ने इन पंक्तियों में कर दिया है, हम और आप कभी सोच भी नहीं सकते, और इसीलिए कहा जाता है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि ने किस तरह से धरती से आकाश और सांझ सब कुछ इन पंक्तियों में एक साथ पिरो दिया है, ये अनुपम वर्णन है। आइए और आगे चलें बच्चों। अब देखिए, पाठ आप स्वयं से करते रहिएगा, चलिए सीधे सीधे अर्थ ही बताती हूँ, लेकिन आप 2 से 3 बार अवश्य पाठ करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये गीतात्मकता आपके अंतर मन में उतरेगी और पंक्तियां आपको बांधेंगी, सहजता से आप तक ये बातें पहुंच जाएंगी, बहुत आसानी से पहुंचेंगी, क्योंकि जब ये रोचकता आप महसूस करेंगे, जब एक जुड़ाव, एक निकटता आप महसूस करेंगे, तो ये एकदम सरल होने लगेगा। आइए अब क्या कह रहे हैं, सरल तरल जिन तुहिन कणों से हस्ती हर्षित होती है, अति आत्मीय प्रकृति हमारे साथ होने से रोती है। फिर प्रकृति का सौंदर्य कहते हैं, सरल तरल जिन तुहिन कणों से हस्ती हर्षित होती है। अभी ओस के कणों की बात की गई, तुहिन कण, तुहिन मतलब ओस।
अब कवि कहते हैं, प्रकृति को ही संबोधित कर रहे हैं, सरल तरल, कि बहुत ही सरल और तरल ये जो तुहिन कण है, जो ओस की बूंदे हैं, इनके साथ ही प्रकृति हमारे साथ जब बहुत प्रसन्न होती है तो हंसती है। हर्षित मतलब प्रसन्न होकर हंसती है। और आगे देखिए, इसी को फिर दूसरे भी रूप में देखते हैं, अति आत्मीय प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। और ये प्रकृति इतनी आत्मीय भी है कि जब हम पीड़ा में हो, जब हम कष्ट में हो, तो हमारे साथ ये उन्हीं ओस के कणों के रूप में कभी कभी आंसू भी बहाती है। कभी तो कभी ने इन कणों को, ओस के कणों को कभी महसूस किया कि हमारे साथ हर्षित होकर ये मोतियां दिखाती है और हर्षित होती है, प्रसन्न होती है, और कभी वो हमारे साथ आत्मीय होकर उन्हीं कणों से साथ उन्हीं से रोती, हमारे साथ रोती है इन्हीं कणों के रूप में। ये कवि की कल्पना है। फिर आगे देखें, अनजानी भूलों पर भी वह अदय दंड तो देती है। और कवि कह रहे हैं, लेकिन ये प्रकृति है कैसी? अनजानी, बिना जाने, गलती वश हमसे जो गलतियां, जो भूल हो जाते हैं, उस पर भी अदय दंड तो देती है। ये कोई दया नहीं करती, अदय, दया से हीन होकर हमें और आपको दंडित करती है। प्राकृतिक आपदाएं, जैसे भूकंप आ जाए, जैसे अतिवृष्टि भी हो जाए, बाढ़ आ जाए, ये सारी चीजें, पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सेती है। अब देखिए, अभी इन्होंने कहा कभी वो हंसती है, कभी वो रोती है, कभी हमें कठोर दंड दे देती है, और कभी फिर क्या होता है, पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सेती मतलब पालन पोषण करना, दुलारना। कि पर कभी कभी क्या होता है कि बूढ़ों को भी बच्चों जैसा वो दुलराने लगती है। ऐसी ये आत्मीय, ये प्रकृति हमारी है। तो देखिए, कवि ने कितनी बड़ी बात कही और कितने तरह से। जब हम कल्पना में होते हैं, जब हम प्रकृति को निकट से देखते हैं, आपने भी महसूस किया होगा कि जब प्रकृति का सानिध्य होता है तो हमारे बहुत से कष्ट, बहुत पीड़ा जो होती है हमारे अंतर मन की, वो आप प्रकृति के बहुत करीब जाएं तो आप कम होता सा महसूस करेंगे। जब आप हरियाली को देखते हैं, जब आप संगीत सुनते हैं, जब आप पवन का बहना महसूस करते हैं, तो एक आह्लाद मन में होता है। तो कवि ने वही कहा कि वो हमारे साथ हर्षित भी होती है, यानी प्रसन्नचित होती है, आह्लादित होती है, और रोती भी है। वो हमें दंड भी देती है और बूढ़ों को भी बच्चों सा दुलरा देती है। ऐसी है हमारी आत्मीय प्रकृति। और आगे चलते हैं बच्चों। अब देखिए, ये मनोभाव लक्ष्मण के मन के। अब वो बैठे हैं, अभी आपने प्राकृतिक सौंदर्य की बात सुनी, कुटिया के धन की बात सुनी, अभी इतनी सारी चर्चाओं के बाद अब उन मनोभावों की तरफ चलते हैं जो लक्ष्मण के हृदय में तरह तरह से बन रहे हैं, जो कवि कल्पना कर रहे हैं कि यही सारे भाव उनके हृदय में उठ रहे होंगे। देखिए, कवि के शब्दों में चलते हैं कि लक्ष्मण के क्या मनोभाव हैं, क्या सोच रहे हैं। अब यहाँ वो बात है कि 13 वर्ष बीत चुका है, इसका मतलब 14 वर्ष का वनवास था, आप जान रहे हैं। तो अवधि वो पूर्ण होने वाले क्या मनोभाव है, देखिए, 13 वर्ष व्यतीत हो चुके, पर है मानो कल की बात। अब लक्ष्मण सोच रहे हैं कि 13 जो वर्ष थे वो तो बीत गए, 13 वर्ष बहुत बड़ा समय, लेकिन ऐसा लग रहा है पर है मानो कल की बात। लेकिन उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे कल की ही घटना हो। ये वन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे तात। आर्त मतलब दुख और तात मतलब पिता। तो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है 13 वर्ष बीत चुका, लेकिन ऐसा लग रहा मानो कल की ही बात हो, जब वन को आते देख हमें जब हमें वन के लिए चलते हुए आते हुए देख कर, तात मतलब पिता, आर्त मतलब दुख से, कष्ट से, पीड़ा से अचेत हो गए थे, होश खो दिए थे उन्होंने। किसने? पिता ने। अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की। कह रहे हैं कि अब वह समय बहुत निकट है, बहुत करीब है, जब वन की अवधि जो इनको मिली हुई थी 14 वर्ष की, कि वो अवधि, वो समय सीमा जो है, अब वो पूर्णता को प्राप्त होने वाला हो, समय बीतने वाला हो। जब समय बीत जाएगा तो घर ही जाएंगे। किंतु प्राप्ति होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। और प्रश्नवाचक अपने मन से ही पूछते हैं कि जैसे लग रहा है कि कल की ही बात हो, इतना सब कुछ हो गया, जब पिता अचेत हो गए थे कष्ट से, पीड़ा से, दुख से, और हम यहाँ आए, ये समय पूरा हो गया। अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी, कि अब वो अवधि पूर्ण होने वाली है। किंतु प्राप्ति होगी इस जन को, वो स्वयं से कहते हैं, लेकिन इस जन को, इस लक्ष्मण को इससे बढ़कर किस धन की, कि अब मुझे इससे बढ़कर किस धन,
की प्राप्ति होगी जब हम घर जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि वो अपने बड़े भाई की सेवा में ही निरत थे और जो कुछ इन्होंने किया, क्योंकि विसंगतियां जीवन में क्या क्या दे जाती हैं। आपने भी देखा कि राम वन गए तो बन गए और हमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम मिले। आइए आखिरी पंक्तियों की ओर चलते हैं। फिर ये देखिए क्या कह रहे हैं, और आर्य को राज्य भार को वो प्रजार्थी धारेंगे। मैं तो जाऊंगा लेकिन आर्य यानी राम बड़े भाई क्या करेंगे, राज्य भार को प्रजार्थ प्रजा के कल्याण के लिए धारण कर लेंगे, व्यस्त रहेंगे, हम सबको भी मानो विवश विसारेंगे और व्यस्तता में विवश होकर मजबूरी बस हम सबको भी बिसरा देंगे यानी भुला देंगे। कर विचार लोकोपकार का हमें न इससे होगा शोक, लेकिन लोकोपकार दुनिया का कल्याण सबका कल्याण सोचकर हमें इस बात का शोक अर्थात कष्ट नहीं होगा कि उन्होंने हमें बिसरा दिया है, भुला दिया है। पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है यह नरलोक। पर एक प्रश्न है देखिए कवि का और प्रश्नवाचक है कि क्या ये नरलोक के पृथ्वीलोक के लोग क्या अपना हित चिंतन स्वयं नहीं कर सकते। बहुत बड़ी बात है। आइए आगे चले और आगे चलते हैं बच्चों काव्यगत सौंदर्य की ओर। इन पंक्तियों के भाषा खड़ी बोली आप परिचित हैं लेकिन पुनः बता रही हूं। रस शांत, गुण माधुर्य, छंद जो है वो मात्रिक है और अलंकार उत्प्रेक्षा। आइए और आगे चलें। आपने जो कुछ सुना इन अर्थों को आप व्याख्या में जब लिखेंगे, किन चरणों से किन पड़ावों से होकर आपको गुजरना पड़ता है वो आवश्यक पड़ाव आपके समक्ष। ध्यान दें व्याख्या का प्रारूप पहले भी बताया गया लेकिन पुनः आप जान लें, अन्य पाठों में आपने जाना है, इसको भी ध्यान दें। सबसे पहले हम लिखते हैं संकेत, फिर आद्यंत। संकेत में हम ये बताते हैं कि हमने किन पंक्तियों को लिया व्याख्या के लिए। आद्यंत आदि और अंत। तो यहाँ जो पहला अंश है चारुचंद और झोंकों से, ये पहला मैंने लिया है। अब देखें संदर्भ पूरे पाठ्यक्रम में कभी बदलता नहीं। इसमें क्या लिखेंगे, प्रस्तुत व्याख्या काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड में संकलित पंचवटी जो खंड काव्य है नामक पाठ से अवतरित है। इसके रचयिता राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। प्रसंग देखें बच्चों, आप जानते हैं संदर्भ कभी नहीं बदलेगा पूरे पाठ में, प्रसंग बदलता रहेगा जैसे जैसे ऊपर की पंक्तियां बदलेंगी। यहाँ कवि ने पंचवटी के प्राकृतिक सौंदर्य का सजीव चित्रण किया है। और आगे चले, कठिन शब्दार्थ वैसे मैंने कहा था आपने पढ़ा अवश्य होगा, फिर भी एक बार आपके समक्ष। मालिन्य दोषों को, विजन मतलब निर्जन, निस्तब्ध यानी शब्द रहित सन्नाटा, तुहिन कणों से, ओस की बूंदों से, आर्त मतलब दुखी, सेती मतलब रक्षा करती है। और आगे आइए अपने अभीष्ट की ओर चलें। आंतरिक मूल्यांकन, आपने पाठ को बहुत अच्छी तरह से समझा होगा। आप अब इस पठित पाठ के आधार पर आप ये करेंगे। क्या क्या आपको करना है देखें। मैथिली शरण गुप्त जी का संक्षिप्त जीवन परिचय आप स्वयं से लिखिएगा। आगे निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। अवनि, अंबर, जल, पवन, ये परिचित हैं आप इनसे। आप लिखेंगे आपको बहुत आनंद आएगा और आपकी परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, पर्यायवाची पूछा जाता है। और आखिरी संप्राप्ति, हमने और आपने क्या पाया। हमने और आपने जाना कि मैथिली शरण गुप्त की काव्य कला क्या है और वो राष्ट्र कवि क्यों कहलाए, और उनके लेखन के सौंदर्य से, उनके सृजन के सौंदर्य से हम आप परिचित हुए। हमारा मन मानस पंचवटी के सौंदर्य से अभिभूत हुआ। पुनः अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ फिर मिलूंगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।